आज हम लोग बिहार बोर्ड साइंस किताब का क्लास 7 का चैप्टर जो है वो 2 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, जंतुओं में पोषण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है वो स्किप करके मत देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि ये जो पूरे जंतुओं में पोषण है ये पूरे चीज़ें आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोगों को ये कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। जंतुओं में पोषण कहने से क्या अर्थ है? पहले तो जो भी जीव जंतु हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, वो कैसे पच रहा है और पचने के बाद हम लोग को कैसे ऊर्जा मिल रही है, कैसे हम लोग एनर्जी लेकर ये कोई भी काम आसानी से कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं हमारे स्टमक में जा रहा है और कैसे स्टमक जो है वो बाकी आगे प्रोसेस के लिए भेजता है, फूड कैसे टूटता है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और क्या जंतुओं में या फिर मनुष्य में एक ही तरह का पाचन होता है? जो अमीबा होते हैं वो कैसे खाते हैं, जंतुओं होते हैं वो खाने का प्रक्रिया क्या है? सबका खाने का प्रक्रिया भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, कैसे खाते हैं कोई चीज़, तो चबाकर। अगर हम लोग चिड़िया का बात करें तो वो कैसे खाती है, उसके जो चोंच रहते हैं लंबे लंबे, जैसे हमिंग बर्ड ये सब है, उसके चोंच लंबे होते हैं, वो क्या है, फूल का भी रस चूस लेती है, या फिर मधुमक्खी है, मच्छर है, ये सब खाने का उनका प्रक्रिया कैसा है, तो चूस कर। कोई चबा कर खाता है जैसे हम लोग, कोई कुतर कर खाता है जैसे चूहा हो गया, तोता हो गया, ये कैसे खाते हैं, तो कुतर कर खाते हैं। कोई जो जीव जंतु हैं वो निगल जाते हैं, अपना भोजन को निगल जाते हैं। जैसे जो अजगर होता है वो क्या होता है, निगल जाता है अपना भोजन को। तो ये जो है अलग अलग जीव जंतु का खाने का प्रक्रिया भी अलग है। और हम लोग इंटरनल्स ऑर्गन्स को देखेंगे, जो आंतरिक रूप से कैसे संरचना है, कैसे कैसे भोजन पचता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है ऊर्जा का, इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि पाचन मतलब सबसे पहले तो होता क्या है। जो भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम फल फ्रूट्स खाना ये सब खा रहे हैं, वो कैसे कैसे पच रहा है, कौन ग्रंथि है या फिर कौन सा ऑर्गन्स है जो जिम्मेदार हैं कि ये सारी चीज़ों को पचाकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पोषण के बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन चीज़ों को खाने से हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसको खाने से मिलता है, प्रोटीन खाने से। अगर आप ये सारे सोर्सेस नहीं पता है तो आप मेरे क्लास 6 का प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा खाना खाने से क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब वही खाना जो हम लोग खाएं उसको कैसे टूट रहा है और कैसे हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पाचन में सबसे पहले है कि जो भी चीज़ हम लोग खाएं, तो क्या अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी तो एक ठोस हुआ ना, ठोस जैसा कड़ा, मान लीजिए कि कड़ाही है, उसको चबाएं तो सबसे पहले जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, हम लोग मुंह में ले हैं खाना अंदर। तो क्या है, पाचन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से ही पाचन जो भी पचने का क्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से। उसके बाद देखेंगे कि ये फूड पाइप में आता है, यहाँ से खाना लिए फिर पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में गया, फिर स्टमक से जो है वो छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में, फिर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इन प्रक्रियाओं में जो है क्या क्या चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा जो है ग्रंथि किस चीज़ को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए,
पहले तो जान लीजिए कि जो भी ये एलिमेंट्री कैनाल है, जो मानव में पाचन होता है, वो पहले तो दो चीज़ जिम्मेदार है। क्या है? एक जो भी ये सिस्टम है, जैसे माउथ से लेकर एनस तक जो भी ये सिस्टम है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब एक प्रक्रिया के बाद दूसरा जिम्मेदार है खाना को पचाने के लिए। और उन्हीं के साथ जो हैं कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे क्या हो गया, पैनक्रियाज, अग्नाशय, लीवर, ये सारे जो ग्लैंड है, ये सारा चीज़ तो क्या हो गया, सिस्टम। जैसे मुख गुहा, ग्रस्का, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारा सिस्टम हो गया जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ जो है वो ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि कुछ एंजाइम को निकालते हैं, जो कि हमारे भोजन पाचन करने में सहायक होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने कुछ भी हम खा रहे हैं तो हम कहाँ से लिए? ये मुंह से लिए, ठीक है। तो माउथ में जैसे ही हमारे मुंह के अंदर खाना गया तो हम उसको क्या करते हैं? चबाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन हेल्प कर रहा है? तो हमारा दांत और जीभ, दो इम्पॉर्टेंट है हमारे माउथ के अंदर। तो ये दांत और जीभ का जो है मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी कि कौन सा दांत क्या काम करता है और जीभ में कौन सा स्वाद लगता है, क्योंकि ये वीडियो साथ में ले जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना भोजन जो है जैसे ही मुंह में लेते हैं तो इसी माउथ में जो है वो एक ग्लैंड रहता है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। ये जो है लार ग्रंथि का काम क्या है? जैसे ही हम भोजन डालें और दांत के सहायता से, दांत का हेल्प से हम जैसे ही उसको च्यू करने लगते हैं, चबाने लगते हैं, तो क्या होता है, एक जो लिक्विड चीज़ है लार, वो खाना के साथ मिलकर खाना को छोटे छोटे भागों में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या हम लोग रोटी को डायरेक्ट अंदर स्टमक तक ले जाते हैं? नहीं, हम लोग मुंह में उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग खाना खाएं, पहले तो ये लार ग्रंथि है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा खाना के साथ मिलके खाना को छोटा भाग में तोड़ देता है। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो गया? जो भी पचने का जो क्रिया है वो हमारे कहीं ना कहीं माउथ से ही स्टार्ट हो गया, मुख गुहिका से ही। इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं। यहीं पर रहता है लार ग्रंथि। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग खाना खाएं, इनटेक लिए, अंतःग्रहण किए, उसके बाद जो लार ग्रंथि से खाना टूटा, धीरे धीरे इस पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक में। तो इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली, फूड पाइप मतलब सिर्फ जिससे खाना जाए। उसके साथ में ही एक श्वास नली भी होता है, लेकिन यहाँ पर एपिग्लोटिस होने के चलते वो भाल्व की तरह काम करता है, एक ढक्कन के जैसा काम करता है। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे फूड पाइप को खोल देता है और श्वास वाला नली को बंद कर देता है, जिससे हमारा खाना क्या है, प्रॉपर फूड नली में जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फूड पाइप। तो जो भी हम लोग खाना को तोड़े, जो भी हमारा खाना टूट कर कहाँ गया? स्टमक में। तो ये स्टमक में जाने के बाद, यानी ये अमाशय में जाने के बाद खाना जो है, यहाँ पर भी बहुत सारा क्रिया होता है। जैसे ही पेट में गया हमारा खाना, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खाना बिना हाथ धोए भी खा लेते हैं, या फिर धोते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं धो पाते हैं, हाथ में कीटाणु रह जाते हैं। तो कीटाणु भी क्या होते हैं, हमारे साथ पेट में चले गए। जैसे ही वो कीटाणु पेट में चले जाते हैं तो इन पेट के अंदर जो है वो HCl निकलता है, HCl का स्राव होता है। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है एसिड, ये अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, वो खाना के साथ आए हुए कीटाणुओं को भी मार देता है, और जो भी खाना रहता है उसका पाचन करने में भी सहायता करता है। ये जो है यू आकार का हमारे शरीर के अंदर है, और ये बहुत चौड़ा भाग है।
तो यहाँ से जो भी खाना खाएं हम लोग, यहाँ पर भी पाचन हुआ, पाचन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी पाचन हुआ। इसके बाद जो खाना है वो कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में। ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सा भाग है, ये है छोटी आंत। कहने को तो ये छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। कैसे, इसका जो लंबाई है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर जो है, यहाँ से जो भी खाना बचा हुआ, जो पूरी तरीके से नहीं छोटा हो पाया है, टूट नहीं पाया है, पच नहीं पाया है, तो वो छोटी आंत क्या करता है, पूर्ण पाचन कर देता है। पूरी तरीके से जो जटिल चीज़ें थी उसको और पीस पीस के, मतलब एकदम पूर्ण पाचन हो जाता है, पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। अब यहाँ पाचन तो होता है, पाचन के साथ कुछ चीज़ें जो हैं दूसरे रूप में बदल जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम लोग चावल खाएं, रोटी खाएं, जो जिस चीज़ से भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आलू ये सब, तो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत कैसे है, सबसे लंबी, ठीक है, 6 से 7 मीटर। तो छोटी आंत क्या कर रहा है, पहला काम, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दे रहा है। दूसरा है प्रोटीन। ये प्रोटीन को भी किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। और तीसरा काम ये करता है कि जो भी फैट है, जो भी तैलीय चीज़ हम लोग खाएं, तेल वाला चीज़, जिससे हम लोग को फैट मिला, वसा मिला, उस वसा को किस में बदल देता है, उस वसा को वसा या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोग हमेशा बार बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला, ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और फैट यानी वसा को ग्लिसरॉल में या वसा में। तो यहाँ से पचा हुआ भोजन कहाँ आया, इस छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है वो ऐसे ऐसे उंगली नुमा भी संरचना होती है, जो खाना को क्या करता है, पचाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके पचे हुए भोजन को कहाँ भेज देता है, इधर से बड़ी आंत में। ये है बड़ी आंत। ये जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये कैसी आंत है, बड़ी आंत। कहने को इसका नाम बड़ी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई छोटी आंत की तुलना में क्या होती है, कम होती है, कम लंबी होती है। और इसकी लंबाई कितना होती है, 1.5 मीटर, और ये चौड़ाई भी इसका इससे कम है। ये ऐसे जो संरचना आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे पेट के अंदर जो है वो घुमावदार संरचना है, जिस कारण ये लंबी दिखती है, लंबी होती है। इसमें जो है, जो भी स्टमक से कहाँ आया, छोटी आंत में। छोटी आंत से जो अपचा भोजन है वो जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, जो थोड़ा बहुत कम पचा हुआ है खाना, यहाँ पर बड़ी आंत में वाटर और मिनरल्स का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी जल और लवण जो खाने में मौजूद होते हैं वो कहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो बड़ी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, बड़ी आंत तो अवशोषित कर लिया, छोटी आंत से अवशोषित होते होते बड़ी आंत में आया। अब बड़ी आंत में जो भी बचा खुचा है वो अवशोषित करके ये मलाशय में भेज देता है। ठीक है, मलाशय से फिर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं वो एनस के थ्रू या फिर गुदा या मल द्वार के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इन सारे चीज़ों में जो है वो क्या क्या आया, पहला प्रक्रिया अंतःग्रहण। पहला प्रक्रिया क्या आया, अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण मतलब अंदर की ओर खाना को लेना। तो खाना जब हम अंदर ले रहे हैं तो किस किस के थ्रू अंदर खाना जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, पहला मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी, जो ये चीज़ है माउथ कैविटी, और ग्रास नली। हम लोग खाना लिए, मुंह में चबाएं
पाइप के थ्रू कहाँ गया? स्टमक में। तो हमारा जो माउथ कैविटी है और ये जो पाइप है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? अंतःग्रहण, इंजेशन। ठीक है, अब ये पाइप के बाद कहाँ गया? स्टमक में, आमाशय में। आमाशय के बाद देखिए आमाशय में क्या हो रहा है? तो ये जो आमाशय है इसी में क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। आमाशय के नीचे ही रहता है पैनक्रियाज, अग्नाशय, और इसी के साथ ये जो जुड़ा रहता है वो रहता है लिवर। लीवर जो है वो देखने में कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का रहता है। और इसको, लीवर को जो है, इसको और क्या हिंदी में बोलते हैं? इसको बोलते हैं यकृत। हिंदी में बोलते हैं यकृत। यही जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या करता है? ये पित्त रस का जो है वो स्राव करता है, यानी पित्त रस को निकालता है, जो कि भोजन को पचाने में भी आवश्यक होते हैं। अब इसी के साथ जो रहता है वो अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, अग्नाशय कैसा होता है? तो हल्का पीले रंग का रहता है। पत्ती के आकार का है, ये पत्ता जैसा रहता है ना, पत्ता के आकार का ये रहता है। तो अग्नाशय का क्या काम है? आइए देख लेते हैं। इसमें स्रावित रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाएं तो उसमें क्या क्या है? मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर प्रोटीन है। तो ये सब चीज़ को जो भी पैनक्रियाज है एक ऐसा बाइल जूस को सिक्रेट करता है, निकालता है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या है, उसके जो कठोर भाग हैं या फिर उसको तोड़ तोड़ कर जो है भोजन के कार्बोहाइड्रेट जिसमें है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसमें है, उसको तोड़ तोड़ के जो है वो एकदम सिंपल फॉर्म में बना देते हैं, सरल रूप में बना देते हैं, ताकि आगे की प्रक्रियाओं में पचने में सहायक हो। तो अगर पूछेगा कि ग्लैंड कौन कौन से हैं, ग्रंथि कौन कौन से हैं, तो क्या क्या हम लोग बोल देंगे? लिवर, पैनक्रियाज यानी यकृत, आमाशय, ये सारा जो चीज़ है वो ग्लैंड है, ग्रंथि है। लेकिन अगर बोलेंगे सिस्टम कौन कौन सा है, तो सिस्टम में क्या आ जाएगा? ये सारी चीज़ें, मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, फिर गुदा या मलद्वार। तो क्या क्या प्रक्रिया हो गया? पहला इंजेशन, भोजन को लेना, फिर डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ हुआ? स्टमक में, आमाशय में। उसके बाद जो भी हम लोग खाना खाएं, जब तक हमारा शरीर उसको अवशोषित नहीं करेगा, अवशोषित करके ब्लड में नहीं अगर जाएगा, तो हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पाचन के बाद जो होता है वो होता है अवशोषण और स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है, यानी जो भी खाना टूटा और उसको जो एब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित किया हमारा बॉडी खींचा उसको, उसके प्रोटीन, विटामिन जो भी हैं, तो वो कहाँ हो रहा है? छोटी आंत और बड़ी आंत में। और उसके बाद होता है मलाशय और गुदाद्वार, यानी एक्सक्रीशंस, यानी निष्कासन। निष्कासित हो जाता है मतलब बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो कितना प्रक्रिया हो गया? पहला इंजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन, तीसरा सेकंड में क्या हो जाएगा? डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, फिर क्या है? एक्सक्रीशन। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसमें कौन कौन सा पार्ट शामिल है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग जंतुओं में, या फिर जैसे गाय हो गया, उसमें पाचन की ग्रंथि कैसी होती है ये हम लोग देख लेंगे, और अमीबा का भी पाचन देख लेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।